गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। वाणिज्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रीवियस क्लास में हमने एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारिता आदि सभी के गुण एवं दोषों का अध्ययन किया था। इन गुण दोषों के अध्ययन के पश्चात अब हम किसी भी व्यवसाय के स्वरूप का चयन करते समय विभिन्न जो बातें हैं, प्रमुख या तथ्य हैं, उनकी जानकारी देंगे। तो हम सबसे पहले इसमें ये बात आपको जानकारी दे रहे हैं कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का किस स्वरूप को आप अपनाना चाहेंगे। इसलिए आप ये कोशिश करें कि जिस संगठन के लिए आपके पास में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, उसी संगठन के स्वरूप का चयन आप करेंगे। आप जानते हैं एकाकी व्यापार के अंतर्गत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और वैधानिक औपचारिकताएं न के बराबर होती है। इसलिए इसको आसानी से लागू किया जा सकता है या इसका सफल संचालन आसानी से किया जा सकता है। लेकिन कंपनी प्रादुर्भाव एक इस प्रकार का प्रादुर्भाव है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और एक विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रबंधन योग्यता भी बहुत अधिक होती है। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने व्यवसाय के स्वरूप का चयन करते हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें लागत की, कि किसी भी व्यवसाय को चालू करने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें कितनी लागत आएगी। तो एकाकी व्यापार को प्रारंभ करने में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है और अधिक लागत भी नहीं आती है, इसलिए इसका आसानी से चयन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ही इसको प्रारंभ कर सकता है। आजकल ऑनलाइन मार्केट चल रहा है, उस ऑनलाइन मार्केट में दुकान लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आप बिना दुकान लिए भी अपने घर से भी एकाकी व्यापार का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कंपनी लगाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अधिक पूंजी की आवश्यकता और व्यवस्था करने के लिए आप एकाकी व्यापार से अधिक व्यवस्थाएं करेंगे, तो इसके लिए अंश, ऋण पत्र और विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरीके से साझेदारी या आप स्वरूप आप अपनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सभी साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, जिसके द्वारा हम अपना साझेदारी संस्था का या फर्म का सफल संचालन कर सकते हैं। इस तरीके से सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके आप इसका निर्णय लेंगे। दूसरे बात यदि आती है तो दायित्व की आती है। एकाकी व्यापार और साझेदारी के अंदर एक व्यापारी का स्वयं का दायित्व होता है। कई बार तो एकाकी व्यापार में अपनी संपत्ति को विक्रय करके भी उसको चुकाया जाता है हानि को। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यकता है कि हम अपने दायित्व के आधार पर इसका चयन करें। यदि आप मान लीजिए कंपनी प्रादुर्भाव को अपनाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें दायित्व कम होता है, क्योंकि उसमें अंशधारी जो होते हैं उनका दायित्व सिर्फ उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक ही सीमित होता है। इसी प्रकार से ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारियों का भी दायित्व उनके द्वारा दिए गए संस्था को ऋण तक ही सीमित होता है। तो इस तरीके से सारी बातों को ध्यान में रख करके आप दायित्व का सफल संचालन कर सकते हैं या दायित्व को ग्रहण कर सकते हैं। कंपनी की संपत्तियों को खरीदने के लिए भी हमको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वो इस कार्य में हमारा पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा निरंतरता की यदि बात करें, तो एकाकी व्यापार और साझेदारी के अंदर यदि व्यापारी पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या अन्य किसी कारण से यदि वो अपने कार्य पर अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने व्यवसाय का सफल संचालन निरंतर रूप से नहीं कर सकता है। लेकिन कंपनी प्रादुर्भाव इस प्रकार का प्रादुर्भाव है जिसके अंतर्गत व्यापारी ये के ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो दिवालिया हो या फिर उसका स्वास्थ्य खराब हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो कंपनी लगातार चलती रहती है और उसमें जो प्रबंधक होते हैं वो कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए कंपनी प्रादुर्भाव यदि देखें हम कार्य की निरंतरता के लिए, तो सबसे अच्छा प्रादुर्भाव है। तीसरी जो बात आती है इसमें प्रबंधन की योग्यता की होती है। एकाकी व्यापार में एकाकी व्यापारी कम पढ़ा लिखा होता है, इसलिए प्रबंध करने में वो दक्ष एवं प्रशिक्षित नहीं होता है। लेकिन उसमें ज़्यादा प्रशिक्षित दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है,
क्योंकि ये प्रारंभिक स्वरूप है हमारा, प्राचीन स्वरूप है हमारा, इसलिए इसमें इतने पैसे की आवश्यकता भी नहीं होती है और साथ ही साथ इसमें प्रबंधकीय योग्यता की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सहकारिता है, कंपनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अधिक प्रबंध की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हम किसी कुशल प्रबंधक की नियुक्ति करते हैं। ये कुशल प्रबंधक MBA करके आते हैं, जो प्रबंध के कार्य में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं एवं अनुभवी होते हैं। तो ये कंपनी की अच्छी व्यवस्था करते हैं। प्रबंधकीय कार्यों में ये व्यक्ति अधिक योग्य होने के कारण कंपनी का सफल संचालन करते हैं। तो इसलिए यदि आप वृहद स्तर पर अपने उत्पादन का कार्य करना चाहें या निर्माण संस्थाएं लगाना चाहें या कंपनियां लगाना चाहें, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधकों की योग्यता का फ़ायदा उठाया जा सकता है और उसके बाद में आप विशिष्ट प्रबंधकों की नियुक्ति करके अपने व्यवसाय का सफल संचालन कर सकते हैं। इसके पश्चात पूंजी की आवश्यकता की बात आती है कि पूंजी की आवश्यकता किस व्यवसाय में कितनी होनी चाहिए। तो पूंजी की आवश्यकता के लिए एकाकी व्यापार में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको हम शुरू से ही छोटे स्तर पर लगा करके चलते हैं और छोटे स्तर से हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास पैसा होता जाता है वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते चलते हैं। लेकिन इसी तरीके से साझेदारी है, साझेदारी में भी सभी साझेदार मिलकर के और इस तरीके से अपनी पूंजी लगाते हैं, तो उसमें भी पूंजी की व्यवस्था साझेदारों के द्वारा हो जाती है। लेकिन कंपनी एक प्रादुर्भाव, इस प्रकार का प्रादुर्भाव है जिसके अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, वृहद स्तर पर उत्पादन करना होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अधिक पूंजी की आवश्यकता और व्यवस्था करने के लिए हम अंश जारी करते हैं। यदि उससे हमारी पूंजी पर्याप्त नहीं होती है तो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। उसके पश्चात भी यदि पूंजी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं, IDBI, ICICI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसी तरीके से जीवन बीमा निगम है, राजस्थान वित्त निगम है, ये सब पूंजी की व्यवस्था करते हैं जिससे उद्योगपति अपने उद्योग का सफल संचालन कर सकता है। इसके बाद नियंत्रण की यदि हम बात करें तो नियंत्रण के मामले में एकाकी व्यापार और साझेदार सबसे उपयुक्त व्यापार कहलाता है। यदि हम अपने व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम एकाकी व्यापार को अपनाएंगे, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होता है, उसी का उस पर सारा नियंत्रण होता है। प्रबंध, संचालन और दायित्व, नियंत्रण सभी कार्य उसी के अपने होते हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वह व्यवसाय को बढ़ा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर घटा भी सकता है। लेकिन कंपनी प्रादुर्भाव एक ऐसा प्रादुर्भाव है जिसमें नियंत्रण प्रबंधकों का होता है। प्रबंधक जो होते हैं वो एक संचालक मंडल के अधीन कार्य करते हैं। संचालक मंडल उनको समय समय पर दिशा निर्देश देता है और उन दिशा निर्देशों के माध्यम से ही वो कार्य करते हैं। इसलिए कंपनी के अंतर्गत नियंत्रण प्रबंधकों का होता है, संचालक मंडल का होता है। अंश एवं ऋण पत्रधारी समय समय पर मीटिंगों के अंदर भाग लेते हैं, सभाओं के अंदर, और वो भी अपने सुझाव बताते रहते हैं, जिससे अच्छी तरीके से भली प्रकार से नियंत्रण का कार्य होता रहता है। लेकिन सहकारी एक संस्था एक इस प्रकार की संस्था है जिसमें मिलजुल कर लोग कार्य करते हैं, तो वहाँ पर प्रबंधकों की नियुक्ति नहीं की जाती है। एक व्यक्ति सचिव बनाया जाता है, वह सचिव भी अवैतनिक होता है, इसलिए जितनी उसकी योग्यता होती है उसके हिसाब से उसका वो सफल संचालन करता है। इसके पश्चात व्यवसाय की प्रकृति की हम बात कर रहे हैं कि व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर ही हम अपने व्यवसाय के स्वरूप का चयन करें। यदि हम छोटे स्तर पर अपने व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं तो एकाकी व्यापार और साझेदारी उपयुक्त रहेगी, और यदि हम वृहद स्तर पर अपने उत्पादन का कार्य करना चाहते हैं तो हमें कंपनी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि कंपनी के अंतर्गत जो प्रबंधक होते हैं वो निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं और अनुभवी होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान कर लीजिए कि हम यदि लघु स्तर पर कार्य करना चाहते हैं तो एकाकी व्यापार और साझेदारी को अपनाएंगे, और यदि बड़े स्तर पर हम उत्पादन करना चाहते हैं और उस उत्पादन का हम राष्ट्रीय स्तर पर वितरण करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरण करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी हमको कंपनी को ही
चयन करना होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर अधिक पूंजी की व्यवस्था होती है और अधिक नियंत्रण होता है। और इसके अलावा कंपनी की सारी व्यवस्थाएं सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का घोटाला होने की संभावना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम निपुण, दक्ष, प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रबंधकों का लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से अंत में जाकर के हमको इसमें निष्कर्ष लिखना होगा। अब निष्कर्ष किस तरीके से लिखेंगे हम कि उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यवसाय के स्वरूप का चयन करते समय हमें पूंजी, नियंत्रण, प्रबंध एवं उसकी स्थिति का ध्यान रखना होता है और उसी के अनुरूप हमें अपनाना होता है। यदि हमें लघु स्तर पर उत्पादन करना है या मध्यम स्तर पर उत्पादन करना है तो हम एकाकी व्यापार, साझेदारी या सहकारिता को अपना सकते हैं। लेकिन यदि हम वृहद स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं और उसका राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरण करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको कंपनी प्रादुर्भाव का चयन करना होगा। तो इस प्रकार से हम अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए इन सब बातों का ध्यान में रख करके और व्यवसाय का सफल संचालन कर सकते हैं। बाकी आपको मैं इसकी फ़ोटो प्रति भेजूँगा, उस फ़ोटो प्रति को आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके और फिर उसमें बिंदु वाइज उसको उतारेंगे। इसके पश्चात आप उसको समय समय पर याद करते रहेंगे। धन्यवाद।